नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं खबरें अनकही। सबसे पहले दिन की 3 बड़ी खबरें। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने भारत दौरे की पुष्टि कर दी है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए दिसंबर की शुरुआत में भारत का दौरा करेंगे। पुतिन के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विदेशों में राहुल गांधी के भारत विरोधी बयान चिंताजनक हैं। वो भारत की आर्थिक और डिजिटल प्रगति को नजरअंदाज करते हैं। ये देश को बांटने की कोशिश है। अफ्रीकी देश मोरक्को में स्वास्थ्य और शिक्षा सुधारों की मांग को लेकर भड़का जेन-ज़ी आंदोलन हिंसक हो गया है। राजधानी रबात में प्रदर्शनकारियों ने बैंक में आग लगा दी, कई दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। मोरक्को के मंत्रालय के मुताबिक लगभग 70% प्रदर्शनकारी नाबालिग थे। खबरें अनकही में आज बात होगी भारत चीन रिश्तों में नई उड़ान की, पीओके में मचे बवाल की, आईआईटी कानपुर की एक बड़ी सफलता की और किंग खान के अद्भुत सफर की। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और जानिए खबरें अनकही सहज और सरल ढंग से। 5 साल के इंतजार, तनाव, टकराव और ठहराव के बाद भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर से शुरू होने वाली हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक 26 अक्टूबर से कोलकाता ग्वांगझू के बीच उड़ान शुरू हो जाएगी। कोविड के खतरे, दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव और गालवान घाटी टकराव के बाद दोनों देशों के बीच हवाई सेवा रोक दी गई थी। लेकिन दोबारा इसे शुरू करना जरूरी क्यों है, आज हम इसको समझेंगे। इसके पीछे राजनीति, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी तीनों का खेल है। मार्च 2020 जब जिंदगी ठहर गई, कोविड-19 का खतरा फैल रहा था और सबसे पहले जिन रूट्स पर ताला लगा उनमें से एक था भारत चीन के बीच सीधी उड़ान। लेकिन कारण सिर्फ कोरोना नहीं था। उसी साल गालवान घाटी में तनाव बढ़ा, सीमा पर भिड़ंत हुई और दोनों देशों के रिश्ते ठंडे पड़ गए। भारत ने चीन को लेकर सख्त रुख अपनाया और हवाई रास्ता भी बंद ही रखा। उस समय भारत ने चीनी कंपनियों और एप्स पर कई प्रतिबंध भी लगाए थे। हालांकि हाल के कुछ सालों में, खासकर 2025 की शुरुआत से भारत और चीन ने अपने रिश्तों को सामान्य करने के लिए कदम उठाए हैं। दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत हुई। सबसे पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल के बाद दोबारा शुरू हुई। विदेश मंत्रालय ने 25 अप्रैल 2025 को कार्यक्रम लॉन्च किया। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जून के आखिरी हफ्ते से अगस्त तक सिक्किम के नाथुला और उत्तराखंड के लिपुलेख रूट से जत्थे भेजे गए। इसके बाद 18 अगस्त को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत का दौरा किया। मकसद था एलएसी पर तनाव कम करना, आगे के कदम तय करना और रिश्तों को पटरी पर लाना। उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल के साथ सीमा मुद्दे पर उच्च स्तर की बातचीत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और रिश्तों को धीरे धीरे सामान्य करने पर ध्यान दिया गया। फिर 31 अगस्त को एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी ने चीन का दौरा किया। 2018 के बाद ये उनकी पहली चीन यात्रा थी। इस दौरान उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और द्विपक्षीय बैठकों ने संदेश दिया कि संवाद की राह खुली रखते हुए भारत अपने हितों और संतुलित विदेश नीति पर मजबूती से खड़ा है। इसके अलावा अमेरिकी टैरिफ वॉर ने भी भारत चीन को करीब आने में मदद की है। आज दोनों देशों के बीच हर साल 135 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार होता है। भारत को दवाइयों के लिए कच्चा माल, कार, मोबाइल पार्ट्स और मशीनों के लिए सीधी डिलीवरी चाहिए। कारोबारियों और छात्रों को भी आसान सफर चाहिए। वहीं चीन की कंपनियों को भी कारोबार के लिए भारत जैसे बड़े मार्केट की जरूरत है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि फिर से फ्लाइट शुरू की जाए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत चीन संबंधों को धीरे धीरे सामान्य करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये उड़ानें सर्दियों के समय के हिसाब से चलेंगी, लेकिन इस बात पर भी निर्भर करेगा कि दोनों देशों की एयरलाइंस तैयार हों और सभी नियम पूरे किए जाएं। दोनों देशों के एयर सर्विस अधिकारियों ने कई महीनों की चर्चा के बाद फैसला किया है कि अक्टूबर 2025 के आखिर से भारत और चीन के बीच सीधी हवाई सेवाएं फिर से शुरू होंगी। विदेश मंत्रालय की हरी झंडी के बाद विमान कंपनी इंडिगो ने ऐलान किया कि वो 26 अक्टूबर 2025 से
कोलकाता और ग्वांगझो के बीच हर दिन फ्लाइट चलाएगी। ये फ्लाइट नॉन स्टॉप होगी। कंपनी इस सफर के लिए एयरबस A320 नियो एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करेगी। कोरोना महामारी से पहले दोनों देशों के बीच हर महीने 539 सीधी उड़ानें हुआ करती थी। इनकी कैपेसिटी कुल मिलाकर 1,25,000 सीटों से ज्यादा थी। इन फ्लाइट्स में एयर इंडिया, चाइना सदर्न एयरलाइंस, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस जैसी कंपनियां शामिल थीं। जब दोनों देशों के बीच उड़ान सेवा ठप हुई तो लोग बांग्लादेश, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे कनेक्टिंग हब्स के जरिए यात्रा करते थे, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ जाती थी। टिकट बुकिंग वेबसाइट गो इबीबो के मुताबिक फिलहाल दिल्ली से बीजिंग वन वे रूट का न्यूनतम किराया 20,000 रुपए है। राउंड ट्रिप में ये बढ़कर 35,000 तक पहुंच जाता है। डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने से ये 15 से 20% तक घट सकता है। ये कदम सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, ये दुनिया के लिए डिप्लोमेसी का सिग्नल भी है, खासकर अमेरिका को, कि भारत और चीन बातचीत और सहयोग की कुछ खिड़कियां खुली रखेंगे। अमेरिका इस रिश्ते को उत्सुकता से देखेगा, क्योंकि भारत साझेदारियों में लचीलापन रखता है। वॉशिंगटन के साथ करीबी बनाए रखते हुए भी बीजिंग के साथ जरूरी आर्थिक चैनल खुले रखेगा। और हाँ, पाकिस्तान के लिए भी ये खबर परेशान करने वाली है। अगर भारत और चीन सीधे जुड़ते हैं तो साउथ एशिया में उसके लिए रणनीतिक जगह और सीमित हो सकती है। कुल मिलाकर फ्लाइट डिप्लोमेसी का मकसद तनाव को कम करते हुए कारोबार और लोगों की आवाजाही से भरोसा बढ़ाना है। ये कोई बिग बैंग सौदा नहीं, बल्कि छोटे छोटे पर स्थिर कदमों की वापसी है। अब आपको मैं उस सिल्क रूट के बारे में बताती हूँ, जिसके जरिए आज से सदियों पहले भारत और चीन के बीच व्यापार हुआ करता था। सिल्क रूट कोई सीधा रास्ता नहीं, बल्कि कई जमीनी और समुद्री रास्तों का बड़ा नेटवर्क था, जो चीन, भारत, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप को जोड़ता था। चीन का रेशम बहुत कीमती था और दूर दूर तक बिकता था। रेशम की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि इसी के नाम से पूरा नेटवर्क मशहूर हो गया। लेकिन असल में यहाँ से सैकड़ों तरह का सामान और विचारों का आदान प्रदान चलता था, धर्म, भाषा, कला, विज्ञान तक। भारत इस नेटवर्क का बड़ा हब था। यहाँ से मसाले, सूती रेशमी कपड़े, जड़ी बूटियां, कीमती पत्थर और हाथी दांत जाते थे। बदले में चीन से रेशम, चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन और पश्चिम से सोना, चांदी, कांच की चीजें आती थी। जमीनी रास्तों में उत्तर पश्चिम और हिमालयी दर्रे महत्वपूर्ण थे और समुद्री मार्गों में भारतीय महासागर के बंदरगाह जैसे सूरत, मछलीपट्टनम और कोचीन काफी अहम माने जाते थे। ये नेटवर्क लगभग 2वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 14वीं सदी तक बेहद सक्रिय रहा। समय के साथ साम्राज्यों का बदलना, समुद्री व्यापार का तेज होना और सुरक्षा, राजनीति की चुनौतियों के कारण जमीनी मार्गों की अहमियत घटी। बाद में आधुनिक दौर में शिपिंग रूट्स और फिर एयर रूट्स हावी हो गए, लेकिन सिल्क रूट की विरासत, कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक मेल मिलाप आज के संदर्भ में भी अहम है। सिल्क रूट ने कभी धरती पर कारवां जोड़े थे, आज वही रिश्ता आसमान में लौट रहा है। लेकिन इसे फ्लाइट नहीं, एक टेस्ट है कि हम तनाव के बरसों बाद भरोसे के छोटे कदम कैसे उठाते हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा की लाल रेखाएं कायम रहेंगी, पर स्टूडेंट, बिजनेस और सप्लाई चेन के दरवाजे धीरे धीरे खुल सकते हैं। अमेरिका के लिए ये संकेत है कि भारत संतुलन निभा सकता है, दोस्ती का भी और दूरी का भी। पाकिस्तान के लिए सीख है कि पड़ोसी सीधे जुड़ते हैं तो बीच की राजनीति ज्यादा देर नहीं चलती। बस चिंता एक हो सकती है कि चीन पर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि देश भरोसा तोड़ने में माहिर है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में गोलियां चली, इंटरनेट बंद, शहर ठप हुआ, पर लोग पीछे नहीं हटे। सवाल उठ रहा है कि क्या अपने हक मांगना यहाँ जुर्म है, या शासन का तरीका ही इतना सख्त हो गया है कि आवाज का जवाब सिर्फ ताकत से दिया जाता है। इस वक्त POK की सड़कें एक ही बात कह रही हैं। हिसाब अब सिर्फ महंगाई का नहीं, इज्जत और हिस्सेदारी का भी है। पिछले 4-5 दिन से POK के कई जिलों मुजफ्फराबाद, धीरकोट, मीरपुर, कोटली और रावलकोट में शटर डाउन और पहिया जाम है। जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC की अपील पर लोग सड़कों पर हैं और कई जगहों पर पुलिस रेंजर से हिंसक झड़पें हुई, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। वैसे तो POK में ये आंदोलन 2 साल पहले शुरू हुआ था। शुरुआत में मांग थी कि लोगों को सस्ता आटा और बिजली उपलब्ध कराई जाए, लेकिन समय के साथ ये आंदोलन राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों तक जा पहुंचा है। POK के लोगों की शिकायत साफ है,
बिजली हमारी धरती बनाती है, बिल कोई और बनाता है। और इसी असमानता ने महंगाई की चोट के साथ मिलकर लोगों को लामबंद कर दिया। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के केंद्रीय नेता शौकत नवाज मीर ने लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील की। सबसे पहले अलग अलग शहरों में मार्च निकले। मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ते काफिलों के रास्ते में पुलों पर बड़े कंटेनर रखकर रास्ता रोका गया, लेकिन कई जगह प्रदर्शनकारियों ने उन्हें हटा दिया। धीरकोट, दादियाल, मुजफ्फराबाद में झड़पों के बीच फायरिंग और आंसू गैस की खबरें आईं। फिर इंटरनेट शटडाउन और अतिरिक्त फोर्स की तैनाती ने हालात को और तनावपूर्ण बना दिया। 2024 में दिए पैकेज के जरिए जो आग दबाई गई थी, वो वादों के अधूरे अमल और नए बिल टैक्स के बोझ से फिर भड़क उठी है। अब पीओके के अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें आ रही हैं, उनसे साफ हो गया है कि ये सिर्फ विरोध नहीं, उनकी पहचान और हिस्सेदारी का ऐलान है। प्रदर्शनकारियों की 38 मांगे हैं। इसमें पीओके असेंबली में पाकिस्तान में रह रहे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को खत्म करना भी शामिल है। आंदोलनकारी आईएसआई समर्थित मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को आतंकी संगठन घोषित करने की भी मांग कर रहे हैं। जेएएसी के नेता शौकत नवाज मीर ने कहा कि हमें पिछले 70 साल से अधिक समय से मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। यह आंदोलन उसी के लिए है। अब या तो हमारी मांगों को पूरा किया जाए या फिर लोगों के गुस्से का सामना करें। पीओके में प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों के 25 सैनिकों को बंधक बना लिया। अब इन जवानों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे सुरक्षा बल कोई सीधी कार्रवाई नहीं कर पा रहे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि खुफिया एजेंसियां आंदोलन को तोड़ने के लिए गुप्त हमले करा रही हैं। सादे कपड़ों में आए अज्ञात लोग नेताओं को निशाना बनाते हैं और भीड़ में अफरा तफरी फैलाते हैं। मुजफ्फराबाद से जो विरोध की चिंगारी उठी थी, वो अब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक पहुंच गई है। 2 अक्टूबर को जब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी इस्लामाबाद पुलिस प्रेस क्लब में घुस गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया, पत्रकारों और स्टाफ पर लाठीचार्ज किया, कैफेटेरिया में तोड़फोड़ की, कैमरे और मोबाइल फोन भी तोड़े और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि पाकिस्तान जो दिखाने को कश्मीरियों की आजादी के साथ खड़ा होने का दावा करता रहता है ना, उसने असल में उस हिस्से को ही छोटे से टुकड़े में काटकर अलग किया हुआ है। ये जो आप नाम सुनते रहते हैं ना, मुजफ्फराबाद, मीरपुर और रावलकोट, ये सब उस छोटे से हिस्से में कहीं है जो पीओके है। जबकि ऊपर तो सारा गिलगिट बाल्टिस्तान है, जहां फिलहाल चीन की गतिविधियां चल रही हैं। यहीं से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी निकल रहा है और ये दोनों इलाके पाकिस्तान सरकार का एक मंत्रालय चलाता है। विद्रोह क्यों हो रहा है, ये समझिए। वहां के कश्मीर वाले इलाके में पाकिस्तान ने मंगला डैम बनाया है, जो 1300 मेगावाट बिजली बनाता है, लेकिन इस पूरे इलाके में 20-20 घंटे रोज बिजली कटती है। यानी पाकिस्तान यहां लोगों को सिर्फ 4-5 घंटे ही बिजली देता है और बाकी बिजली पाकिस्तान की ग्रिड में चली जाती है, जहां से पूरे मुल्क में भेजी जाती है। पाकिस्तान की सरकार अपने उन प्रांतों को रॉयल्टी देती है जिनके संसाधन इस्तेमाल करती है, लेकिन पीओके के इन इलाकों को वो अपना प्रांत मानती ही नहीं। मकारी देखिए, पाकिस्तान उनकी बिजली भी ले लेता है, उसकी पेमेंट भी नहीं करता और उनको इस्तेमाल के लिए बिजली देता भी नहीं है। यहाँ पर यूरेनियम और कई कीमती पत्थरों की खदानें बताई जाती हैं। माइनिंग पाकिस्तान की कंपनियां करती हैं और स्थानीय लोगों को कोई पैसा नहीं देती। पैसा तो छोड़िए, कहते हैं कि रोजगार भी नहीं देती। मजदूर पंजाब से लेकर आए जाते हैं, ठेकेदार भी पंजाब के होते हैं। जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, जिससे हर साल बाढ़ आ रही है, लेकिन वो लकड़ी और उसकी कमाई सब पाकिस्तान की और ठेके भी पाकिस्तानियों के। जो आवाज उठाता है उसको आतंकी उठा कर ले जाते हैं। आईएसआई ने इस इलाके में जो आतंकी कैंप बना रखे हैं, उसके लिए डबल काम आते हैं। यहीं से आतंकी भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर लोकल लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ बोलने नहीं देते। यहाँ से पाकिस्तान अरबों करोड़ों रुपए कमाता है, लेकिन सरकार का बजट बट जाता है उन प्रांतों में जो उसके नक्शे में है, यानी पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। पीओके को ग्रांट के नाम पर चंद टुकड़े मिलते हैं। यहाँ सड़कें नहीं, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, पुल नहीं और कोई रोजगार तक नहीं। इन्हीं से तंग आकर पीओके के लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने साफ कह दिया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 60वें सत्र में पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के नेताओं ने वहां मानवाधिकार उल्लंघनों की शिकायत की है।
एक कार्यक्रम में ये मुद्दा जोर शोर से उठाया गया कि पाकिस्तान लगातार वहां की जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बार बार कहते रहे हैं कि ऐसे हालात बनेंगे कि पीओके के लोग खुद भारत में आकर जुड़ जाएंगे, और अब जो हालात बन रहे हैं, सड़कें जाम, प्रदर्शनकारियों का साहस, पाकिस्तानी सेना का दमन, वो इस बयान को सच साबित करने की दिशा में बढ़ते दिख रहे हैं। पीओके की सड़कों पर आज जो आवाज है वो महज महंगाई का शोर नहीं, ये इज्जत और हिस्सेदारी का हिसाब है जिसे लाठी गोली से बंद नहीं किया जा सकता। जब नदी इसी जमीन से बहती है, जब रोशनी इसी पहाड़ से निकलती है, तो बिल किसी और की मर्जी से क्यों बने? यही सवाल आज हर नारे में सुनाई दे रहा है। पीओके के लोग साफ कह रहे हैं कि डर का कर्फ्यू अब नहीं चलेगा, नीति बदलिए, नहीं तो इतिहास खुद फैसला लिख देगा। भारत में जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो लगता है कि ये बस बड़े बड़े शहरों, मेट्रोज या फिर यूनिकॉर्न कंपनियों तक सीमित है, लेकिन आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक ऐसी कहानी जहाँ से असली स्टार्टअप कल्चर की धड़कन सुनाई देती है। ये कहानी है IIT कानपुर और उसके स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर की, SIIC यानी स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर। इसकी स्थापना साल 2000 में की गई थी। मकसद था एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को बढ़ावा देना। और देखिए, आज 25 साल बाद IIT कानपुर देश का पहला ऐसा संस्थान बन गया है जिसने 500 से ज्यादा स्टार्टअप्स अपने साथ जोड़े हैं, और सिर्फ एक साल में जो काम किया वो अपने आप में मिसाल है। एक साल के अंदर 200 नए स्टार्टअप इस परिवार से जुड़े हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। स्टार्टअप इंक्यूबेशन से IIT कानपुर की रैंकिंग में ही सुधार नहीं होगा, बल्कि संस्थान को आर्थिक तौर पर मजबूती मिलने की संभावनाएं हैं। अगर IIT कानपुर का कोई स्टार्टअप बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करता है तो रॉयल्टी के तौर पर संस्थान को काफी फायदा मिलेगा। इसको लेकर तैयारियां भी की गई हैं। IIT कानपुर इन स्टार्टअप से अब तक करीब 12,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटा चुका है। यानी छोटे छोटे आइडियाज ने इतना बड़ा असर बनाया। और सबसे दिलचस्प बात, यहाँ कोई एक तरह की कंपनी नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी से लेकर हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर तक हर तरफ इनोवेशन हो रहा है। अब यहाँ से जुड़ा एक और बड़ा पॉइंट आता है, महिला उद्यमिता। IIT कानपुर के इस मिशन ने 150 से भी ज्यादा महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया। अब ये सिर्फ बिजनेस बनाने की बात नहीं है, बल्कि महिलाओं की भागीदारी, उनकी लीडरशिप बढ़ाने का एक बड़ा कदम है। देश के 22 राज्यों में इन स्टार्टअप्स ने अपनी पैठ बना ली है। यानी इनोवेशन अब सिर्फ IIT कैंपस की चारदीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव, शहर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर तरफ फैल रहा है। एक और अच्छी बात यह है कि इन स्टार्टअप्स ने अब तक 10,829 से ज्यादा नौकरियां दी हैं। बेरोजगारी पर चोट करने का असली काम यही है। ये आंकड़े अक्सर न्यूज में नंबर लगते हैं, लेकिन जरा सोचिए, हर जॉब मतलब एक परिवार को नया सहारा, नई उम्मीद। IIT कानपुर की स्थापना भारत सरकार ने 1959 में की थी। शुरुआती वर्षों में ये इंडो अमेरिकन प्रोग्राम के तहत 9 अमेरिकी विश्वविद्यालयों के सहयोग से आगे बढ़ा। यहाँ आमतौर पर हर साल 8 से 10,000 छात्र एडमिशन लेते हैं, जिसमें अंडर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स और PhD सभी शामिल होते हैं। तो साफ है, IIT कानपुर और इसके इनोवेशन सेंटर ने यह साबित कर दिया कि जब युवाओं को मौके मिलते हैं, सपोर्ट मिलता है, तो उनकी क्रिएटिविटी और मेहनत मिलकर बड़ा बदलाव ला सकती हैं। आइडिया अगर पक्की सोच और मेहनत से जुड़ जाए तो बहानों की जगह कामयाबी खड़ी हो जाती है। हम अक्सर कहते हैं कि भारत की ताकत उसकी युवा आबादी है, लेकिन जब वो युवा किसी लैब, किसी हॉस्टल रूम या किसी छोटे से शहर से निकलकर एक स्टार्टअप खड़ा करता है, तो वही आबादी असली पूंजी बन जाती है। IIT कानपुर का ये मॉडल हमें सिखाता है कि बदलाव सिर्फ फंडिंग से नहीं, बल्कि विश्वास से आता है। अगर हम इस विश्वास को हर कॉलेज, हर शहर, हर गांव तक पहुंचा पाएं, तो शायद हमारे देश के स्टार्टअप्स सिर्फ यूनिकॉर्न नहीं, बल्कि हर घर में उम्मीद और सपनों की नई कहानी लिख सकेंगे। दिल्ली की सड़कों से लेकर मुंबई के फुटपाथ तक एक लड़के ने जिस सपने को आंखों में संजोया था, वो आज सिर्फ बॉलीवुड का नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सच बन चुका है। शाहरुख खान, जिन्हें हम प्यार से किंग खान कहते हैं, अब सिर्फ एक्टिंग के बादशाह नहीं, बल्कि संपत्ति के मामले में भी दुनिया के सबसे अमीर एक्टर बन गए हैं। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 ने ये आंकड़ा सामने रखा है कि शाहरुख की कुल नेटवर्थ अब 12,490 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, और इसके साथ ही वो अरबपति क्लब में शामिल होने वाले भारत के पहले एक्टर भी बन गए हैं। ये महज एक रैंकिंग नहीं, बल्कि 3 दशकों की मेहनत, जोखिम उठाने की हिम्मत और दूरदर्शी सोच की कहानी है, जो आज पूरी दुनिया के सामने है।
हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 में शाहरुख खान की नेटवर्थ 7,300 करोड़ थी, लेकिन सिर्फ एक साल के अंदर उनकी संपत्ति में 5,190 करोड़ का इजाफा हुआ और अब उनकी टोटल नेटवर्थ 12,490 करोड़ हो गई है। शाहरुख की इस कमाई के पीछे सिर्फ फिल्में नहीं हैं, बल्कि कई बड़े बिजनेस और निवेश भी हैं। इस साल की रिपोर्ट में शाहरुख ने न सिर्फ भारत बल्कि हॉलीवुड के कई बड़े सितारों को भी पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख अब अमेरिकी सिंगर टेलर स्विफ्ट, जिनकी नेटवर्थ करीब 11,528 करोड़ रुपए है, अमेरिकी एक्टर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और जेरी साइनफेल्ड, जिनकी नेटवर्थ करीब 10,641 करोड़ है, और सेलेना गोमेज, जिनकी नेटवर्थ करीब 6,385 करोड़ है, इन सभी से आगे निकल चुके हैं। यह आंकड़ा साबित करता है कि शाहरुख खान अब सिर्फ भारतीय सिनेमा के नहीं बल्कि ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे बड़े वेल्थ आइकॉन बन गए हैं। शाहरुख की इस अकूत संपत्ति के पीछे सबसे बड़ी वजह है उनकी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, जिसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। आज भारत की सबसे बड़ी फिल्म प्रोडक्शन कंपनियों में से एक है और इसके वीएफएक्स डिवीजन ने देश में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है। रेड चिलीज ने न केवल कमर्शियल हिट फिल्में दी बल्कि तकनीकी तौर पर भी भारतीय सिनेमा को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। इसके अलावा नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स के जरिए शाहरुख खान ने आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी फ्रेंचाइजी की वैल्यू को कई गुना बढ़ाया है। इसके साथ ही शाहरुख की फिल्म फीस, ब्रांड एंडोर्समेंट और देश विदेश में उनकी प्रॉपर्टीज ने उनकी नेटवर्थ को और बढ़ा दिया है। ये मल्टी सोर्स इनकम मॉडल बताता है कि शाहरुख खान सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि एक सफल बिजनेसमैन भी हैं, जिन्होंने अपनी पहचान को एक ब्रांड में तब्दील कर दिया है। ये साल शाहरुख खान के लिए सिर्फ संपत्ति के मामले में नहीं बल्कि सम्मान के मामले में भी बेहद खास रहा। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में शाहरुख को उनकी 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। ये शाहरुख के 33 सालों के फिल्मी करियर का पहला नेशनल अवार्ड था और उनके लिए भावनात्मक रूप से बेहद अहम पल था। अवार्ड सेरेमनी में शाहरुख खान का विनिंग मोमेंट वायरल हुआ और उनकी भावनाएं हर फैन के दिल को छू गईं। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि जवान से पहले और जवान से बेहतर काम शाहरुख ने स्वदेश, चक दे जैसी फिल्मों में किया है और ये अवार्ड उन्हें तभी मिल जाना चाहिए था, जवान के लिए नहीं। बहरहाल, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में शाहरुख खान तो पहले नंबर पे है ही, लेकिन इस लिस्ट में बॉलीवुड के कई और बड़े नाम भी शामिल हैं। दूसरे नंबर पर हैं अभिनेत्री जूही चावला, एक्ट्रेस, शाहरुख खान की बिजनेस पार्टनर और कारोबारी जय मेहता की पत्नी। जूही चावला की कुल नेटवर्थ 7,790 करोड़ बताई गई है। तीसरे नंबर पर सुपरस्टार ऋतिक रोशन है, जिनकी नेटवर्थ 2,160 करोड़ है और उनका ब्रांड HRX भी एक बड़ी सफलता की कहानी है। चौथे नंबर पर फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करण जौहर है, जिनकी नेटवर्थ 1,880 करोड़ और धर्मा प्रोडक्शंस के जरिए उन्होंने बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई है। पांचवें नंबर पर महानायक अमिताभ बच्चन है, जिनकी नेटवर्थ 1,630 करोड़ है और आज भी वो एंडोर्समेंट्स और फिल्मों के जरिए लगातार काम कर रहे हैं और कमाई भी। ये लिस्ट बताती है कि बॉलीवुड में अब सिर्फ एक्टिंग से नहीं बल्कि प्रोडक्शन, ब्रांड बिल्डिंग और बिजनेस पार्टनरशिप से भी बड़ी संपत्ति बनाई जा सकती है। शाहरुख खान इस सबके बेहतरीन उदाहरण हैं, जिन्होंने अपने टैलेंट के साथ साथ बिजनेस माइंड का भी सही इस्तेमाल किया। शाहरुख खान का बिलियनर बनना सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की बदलती इकोनॉमी और ग्लोबल पहचान का भी प्रतीक है। आज भारत में एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और आईपी ड्रिवन बिजनेस बड़े वेल्थ क्रिएटर्स बन रहे हैं और शाहरुख इस ट्रेंड के सबसे बड़े चेहरे हैं। शाहरुख ने अपनी मेहनत, दूरदर्शिता और जोखिम उठाने की क्षमता से ये साबित कर दिया है कि भारतीय कलाकार भी दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों में अपनी जगह बना सकते हैं। ये बदलाव बताता है कि आने वाले समय में क्रिएटिव इंडस्ट्री में ओनरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सबसे बड़ी बढ़त हो सकती है। पिछले 3 सालों में शाहरुख खान का कमबैक फेज बेहद शानदार रहा। पठान, जवान और डंकी जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े और ये साबित किया कि शाहरुख के स्टारडम में कोई कमी नहीं आई है। इसके अलावा शाहरुख के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज भी चर्चा में है, जिससे साफ होता है कि खान परिवार अगली पीढ़ी के लिए भी मनोरंजन की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अगर एक लाइन में कहा जाए कि शाहरुख खान अब सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि एक पूरा एंटरप्राइज है, तो शायद गलत नहीं होगा। जिसे लोग रोमांस का बादशाह कहते आए, उसने 2025 में साबित कर दिया कि असली रोमांस है रिस्क के साथ विजन से प्यार करना। दिल्ली की गलियों से निकला एक लड़का जिसने सपनों को सिर्फ देखा नहीं बल्कि उन्हें जी कर दिखाया।
शाहरुख खान का अरबपति बनना शायद पैसों का रिकॉर्ड हो, लेकिन इसके पीछे असली कहानी है मेहनत, धैर्य और जिद की। और साथ ही हमको ये नहीं भूलना चाहिए बल्कि सीखना चाहिए कि कैसे बुरे वक्त में शाहरुख खान सब्र और शांति से काम लेते हैं, विवादों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, और जब जब आप उनको खत्म मान ले तो वो पहले से ज्यादा ताकतवर बनकर उभरते हैं। फिलहाल अनकही में आज इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दूं कि आज प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक जेपी दत्ता का जन्मदिन है। पूरा नाम ज्योति प्रकाश दत्ता। सिनेमा का वो सिपाही जिसने देशभक्ति को शोर नहीं शऊर बनाया। उनकी कहानियों में सरहदें नक्शे पर नहीं, सैनिकों के परिवारों की आंखों में खींचती हैं, जहां जज्बा तिरंगे की तरह सदाबहार रहता है। जेपी दत्ता का जन्म 3 अक्टूबर 1949 को मुंबई में हुआ था। बॉर्डर से लेकर एलओसी तक उन्होंने युद्ध को केवल गोलियों की आवाज नहीं, चिट्ठियों की खामोशी में भी सुनाया और सिखाया कि बहादुरी सिर्फ मोर्चे पर नहीं, इंतजार में भी होती है। जेपी दत्ता को जन्मदिन पर शुभकामनाएं। सिनेमा को अर्थ देने और देश को गर्व देने के लिए धन्यवाद। उनकी फिल्म रेफ्यूजी के एक गीत की कुछ लाइंस आपके साथ साझा कर रही हूँ और मुझे यकीन है कि वो गीत आप सबका भी बहुत पसंदीदा होगा। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहद इंसानों के लिए है, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके।